हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। चलिए हम आज जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 11th के लिए, और मैंने इसे पिछली वीडियो में भी आपको करेक्शन कर दी थी कि जो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो क्लास ये जो वीडियो अपलोड हुई है वो क्लास 12th के लिए है, लेकिन ये सिलेबस चेंज हो गया है और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैंने ये बुक नहीं ले पाई हूँ तो वो क्लास 12th ही कह दिया था मैंने, लेकिन ये क्लास 11th के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। और चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन का जो बटन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि जो बच्चे जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है इस वीडियोज़ की या इकोनॉमिक्स की तो वो उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो ये है हम इसे कह सकते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान का भाग है, क्योंकि ये मानव के आर्थिक व्यवहार, जो हम पैसे को खर्च करते हैं, उसको अर्न करते हैं, उसे एक्सपेंड करते हैं, उस आर्थिक व्यवहार को मैनेज करता है और उसको ऑर्डर में लाता है। दूसरा, परंतु यह भौतिकी और रसायन शास्त्र की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें भौतिकी में और रसायन शास्त्र में फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट के आधार पर, फॉर्मूलाज फैक्ट के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामाजिक स्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का कोई भी रूल हमेशा परफेक्टली फिट होगा हर सिचुएशन में, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं ये पिछली कुछ वर्षों की आर्थिक स्थितियों को देख कर लिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है कि टिट फॉर टैट ही होगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसमें देखा जाता है। तो हम इसको विज्ञान कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध करता है। लेकिन साइंस की जो और शाखाएं हैं, विज्ञान की और शाखाएं हैं जिसमें भौतिकी, रसायन आता है, रसायन शास्त्र आता है, उसकी तरह ये जो है एकदम फैक्ट बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है और मानव का व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो स्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब क्योंकि मानव समाज में रहता है, इस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, और समाज का अध्ययन जो है उसको जब हम एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो वो एक विज्ञान कहलाएगा। यही कारण है कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, मतलब कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। अब अर्थशास्त्र का सरोकार दुर्लभता के कारण उत्पन्न की गई चयन की समस्या से है। अब मैंने आपको बताया शुरू में कि अर्थशास्त्र क्या है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। अब अर्थशास्त्र की वजह से क्या है, हमका जो अर्थशास्त्र का डायरेक्ट सरोकार जो है, सीधा संबंध जो है वो किससे? दुर्लभता से है, स्केर्सिटी से है, और स्केर्सिटी का सीधा संबंध चयन की समस्या से है। यह साधन, अब चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि साधन जो है, संसाधन जो है सीमित है और मानव आवश्यकताएं असीमित है। इनके बीच जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित करता है ये अर्थशास्त्र। अब संसाधनों और मानव आवश्यकताओं के बीच के व्यवहार को जब ये व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध रूप से लाता है, तो ये विज्ञान बन जाता है। इसी के लिए हम इसको कहते हैं। अब हमारे पास जो संसाधन है, क्योंकि वो सीमित है और उसको हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि हम उसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट ले सकें, यानी संसाधनों का संभावित उपयोग श्रेष्ठतम कर सके, सबसे बेस्ट, ठीक है, तरीके से हो सके, तब हम उसे अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र या तो सकारात्मक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान हो सकता है। हम अर्थशास्त्र सकारात्मक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस या आदर्शात्मक फिलोसफिक साइंस हो सकती है। फिलोसफी का मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बेस्ट रूप में देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक छोटा बच्चा जो होता है तो उसकी माँ सोचती है कि ये आगे जाकर भविष्य में एक लायक इंसान बनेगा या नहीं बनेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी क्या है, उसके पास बेस्ट ओपिनियंस है, उसके जो वो करता है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखकर माँ सोचती है कि शायद ये आगे जाकर भविष्य में कुछ लायक बनेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वो बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद में। अभी आदर्श मतलब जो आइडियली आप देखना चाहते हो, ठीक है, और जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो अलग होती है। अब जो अर्थशास्त्र है वो क्या होता है, हमें अर्थशास्त्र में हम जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, तो हमें वो पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ता है। हम अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भविष्य में वो फेल हो जाए, हम ये सोचेंगे कि वो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो हम हमेशा बेस्ट या बेनिफिट करके पॉजिटिवली सोच करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छे ओपिनियन की तरह होता है। परंतु
ये वाला जो है ना ज्ञान संवर्धन प्रभाव, ये आपके सिलेबस से बाहर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है या हमारे जो सेंसेस हैं वो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट रखकर नहीं चलते। हम कोई पॉलिसी लाते हैं, हम कोई नियम बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई चीज़ करती है तो वो ये सोच के करती है कि इससे लोगों को, जनता को फ़ायदा होगा, ये नहीं कि नुकसान होगा। फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो उस पॉलिसी के फुलफिल होने के बाद या अप्लाई होने के बाद पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरी ये कोशिश करती है कि वो फ़ायदेमंद ही होगी। तो बच्चों इस वीडियो में आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। अगले जो हमारी वीडियो आएगी आने वाली वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों, उसमें हमारा सूक्ष्म शास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका डिफरेंस बच्चों इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए बेस है, ताकि हम ये डिफरेंस समझ सके कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि इकोनॉमिक्स को 2 शाखाओं में बांटा गया है, 2 ब्रांचेस हैं इसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली जो है बच्चों उसको हम सूक्ष्म या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें हम कीमत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। दूसरी जो है हमारी व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। इसके अंदर जो सिद्धांत, इसको हम आय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे जो है हमारा बेटा, ये 2 अवधारणाएं अर्थशास्त्र में सामान्य प्रयोग की बन गई हैं। इन अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारे पास सूक्ष्म या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यानी माइक्रो, जो है एडम स्मिथ जो थे बच्चों, उन्हें सूक्ष्म शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। माइक्रो शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से है, जिसका मतलब है मिक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, यानी माइक्रो मीन छोटा, मिक्रो। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था की छोटी और व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे इसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म या छोटे पैमाने पे जो उद्योग होते हैं उन पे किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की कार्यशैली को समझने के आधार बनती है। बच्चे देखो, जब आप किसी भी चीज़ को समझना शुरू करते हो तो आप एकदम ही ग्रैंड लेवल पर जाकर नहीं उसको समझ सकते, तो हम उसे छोटे लेवल पर समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो चीनी उद्योग कैसे कार्य करता है, तो पहले आप देखेंगे कि एक चीनी की जो फर्म है, एक जो चीनी जिसका उत्पादन करती है, एक फैक्ट्री या फर्म जो है वो किस तरीके से उसका प्रोडक्शन करती है, तब आप उसको बड़े लेवल पर समझ पाएंगे। तो अगर मैं चीनी उद्योग को समझने के लिए एक फर्म का अध्ययन करती हूँ तो वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर आएगा, और अगर मैं चीनी उद्योग को समझने के लिए सभी फर्मों का अध्ययन करती हूँ या इसका जो एक होल कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश करती हूँ तो वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का भाग बन जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जो कि अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे पैमाने पे यानी उसके किसी छोटे हिस्से का अध्ययन करते हैं और उससे बड़े जो उसका पूरा होल पार्ट है उसका जो है अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति विशेष की आय, तो अगर मैं जो प्रति व्यक्ति आय है या व्यक्ति की आय कहूँगी तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी। और यहीं पर अगर मैं राष्ट्रीय आय की बात करती हूँ तो वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का हिस्सा बनेगा, यानी व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, वस्तु की कीमत, उसकी मांग, पूर्ति, ये सब जो है ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। अगला है हमारा बच्चों व्यापक या समष्टिगत अर्थशास्त्र। व्यापक का मतलब होता है बेटो मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था के संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है, यानी टोटल प्रोडक्शन हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से कार्य करती है, अर्थव्यवस्था का पूरा जो टोटल होल जो है प्रोडक्शन है वो कैसा है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी आदि जैसे बड़े बड़े जो टॉपिक है जिसके अंदर पूरा देश इन्वॉल्व होता है उसके बारे में अध्ययन करवाता है। व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है जहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी समग्र अध्ययन किया जाता है, यानी एक होल क्वांटिटी मानकर उसको किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, समग्र उत्पादन, समग्र उपभोग जो इसके हैं आता है। इसमें से ऊपर हमने पढ़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति, ये व्यक्तिगत मांग और पूर्ति के अध्ययन करते हैं, और समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें हम समग्र मांग और पूर्ति का करते हैं। समग्र का मतलब होता है होल, कंप्लीट, ठीक है। सूक्ष्म और बनाम इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस बताया गया है कि यहाँ पर आई है तो इसे इंडिविजुअल माना जाता है, और यहाँ पर ए है मैक्रो में तो इसको होल समग्र के रूप में माना जाता है, एग्रीगेट। आगे बढ़ते हैं हम सूक्ष्म व व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो जो डिफरेंस है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंस समझते हैं, जो मीनिंग तो मैं आपको यहाँ पर भी बता चुकी हूँ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत का वह हिस्सा है
जहाँ पे अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर इसकी संबंधित समग्र व्यवहारों का अध्ययन, समग्र मतलब मैंने बताया था आपको बच्चों भी, होल, ठीक है। तो यहाँ पर होल इकाइयों यानी कंप्लीट फॉर्म में इसका अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके उपकरण जो है उसमें मांग और पूर्ति आती है, इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति आती है। उद्देश्य में अगर आप देखेंगे तो इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य एक वस्तु या उत्पादन के साधन की कीमत का निर्धारण करना है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसकी एक वस्तु की जो कीमत होगी, वो प्राइस किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, वो इसका पार्ट है। और इसका उद्देश्य जो है वो आय व रोजगार का निर्धारण करना होता है, ठीक है, क्योंकि जो वस्तु का प्रोडक्शन किया जाएगा वो किस तरीके से इनकम जनरेट करेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। आगे बढ़ते हैं। समग्रता की श्रेणी में अगर बात करें तो जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र होता है उसमें व्यक्तिगत मांग और पूर्ति यानी व्यक्तिगत जो इकाइयाँ उनका अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि जो समष्टि है, समष्टि के अंदर समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आगे है आधारभूत मान्यताएं। तो उसका आधार क्या है, तो अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की मान लेते हैं, सभी समष्टि चरों को स्थिर मान लेती हैं। अगर हम आधारभूत का मतलब है व्यष्टि तब कार्य करती है जब हम समष्टि चरों को स्थिर मान लेते हैं। बच्चों जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स में आप जब स्टडी करते हो तो आपको ये बात माननी पड़ती है कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को स्थिर मानकर चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम व्यष्टि में जब व्यष्टि का अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जो समग्र के चर हैं, समग्र अर्थव्यवस्था के, उनको हम स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत जो है वो स्थिर है। तब हम देखेंगे कि जो व्यष्टि में परिवर्तन हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। इसी के विपरीत जब आप समष्टि का अध्ययन करते हो तो वहाँ पर हम व्यष्टि के जो चर होते हैं उनको स्थिर मान लेते हैं, और वहाँ पर आय व रोजगार का सिद्धांत कार्य करता है। अन्य नाम पे अगर आप बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसे जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में शुरू में बता चुकी हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो इसमें जो उदाहरण है, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, इंडिविजुअली अर्थव्यवस्था में जिस भी चीज़ का अध्ययन किया जाएगा वो समष्टि का पार्ट बनेगा, और समग्र रूप में यानी पूरे देश को इकट्ठा करके या पूरी अर्थव्यवस्था को होल करके अध्ययन किया जाएगा तो वो राष्ट्रीय आय जैसे राष्ट्रीय उत्पादन वो समग्र अर्थव्यवस्था का पार्ट बनेगा। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों, उसमें हमारे यह बताया गया है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हम ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक ही विषय है जिसमें अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हैं, इंडिविजुअल नहीं हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। इनमें कुछ बातें हैं जो समान हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र पर निर्भर। अब निर्भर किस तरीके से है वो पढ़ते हैं। अब इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें ये बताया गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो पे कैसे डिपेंड करती है। मांग का नियम व्यक्ति के समूहों के व्यवहार के विश्लेषण से ही अस्तित्व में आता है। बच्चों अब यहाँ क्या है, अब हम मांग के नियम की बात करते हैं तो व्यष्टि में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति की मांग के बारे में निर्धारण करते हैं। पर क्या एक व्यक्ति की मांग से पूरे देश की मांग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। पर हम जो एक व्यक्ति की मांग है उसके बेसिस पर बहुत सारे व्यक्तियों की मांग का अंदाज़ा लगाते हैं और उससे फिर एक होल क्वांटिटी में जाते हैं। तो सिर्फ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा अगर हम एक व्यक्ति की मांग बता दें तो हम पूरे देश की जो डिमांड है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अगर हम पूरे देश की मांग का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो वो व्यष्टि का पार्ट बच जाता है। इसलिए सूक्ष्म के बिना जो है ज्ञान, आप कह सकते हो कि एक छोटी सी शुरुआत किए बिना बड़े तक पहुँचा नहीं जा सकता। आगे है, एक वस्तु की कीमत अर्थव्यवस्था में प्रचलित सामान्य कीमतों के स्तर पर प्रभावित होती है। और जो एक वस्तु की कीमत जो डिसाइड की जाती है वो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे, यही कारण है कि जब बहुत सारी वस्तुएं उस पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वो एक साथ ही कार्य करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। इसी तरीके से व्यापक अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर भी निर्भर है। तो व्यापक मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करती है। तो एक देश की राष्ट्रीय आय कुछ नहीं बल्कि देश के व्यक्तियों से मिलकर बनती है। अब व्यक्तियों का अध्ययन हम किस में करते हैं, माइक्रो में। जब हम उसको टोटल कर लेते हैं वो तो बन जाता है वो मैक्रो का पार्ट। तो इसलिए अगर इस स्थिति में, चलिए अगला है हमारा सेकंड पॉइंट है बच्चों,
समग्र मांग अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत परिवारों की मांग पर निर्भर है, यानी जो व्यक्तिगत परिवारों की डिमांड होगी वही समग्र मांग बनती है। जब हम एक एक इंडिविजुअल किसी डिमांड को पूरा करते हैं तब हम अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम एक एक नहीं कर पाएंगे तो हम टोटल भी नहीं कर पाएंगे। अगला है हमारा सूक्ष्म और व्यापक में विरोधाभास। क्या इन दोनों में कोई विरोधाभास है? तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी होगी है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी तत्वों से ही बनते हैं, क्योंकि दो अलग अलग हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेड हैं लेकिन पूरी तरीके से। कई बार सूक्ष्म और व्यापक गतिविधियों में विरोधाभास देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य या जो पॉलिसी एक व्यक्ति के लिए लाभदायक है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक हो सकता है कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अगला टॉपिक है इनमें से कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सूक्ष्म इंपॉर्टेंट है या व्यापक जो शास्त्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अपना अपना स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसका अध्ययन करने की बजाय सिर्फ इसका अध्ययन करके ही अपनी अर्थव्यवस्था में कोई रिजल्ट दे देंगे, या फिर इसका अध्ययन करने की बजाय इसका अध्ययन करके ही दे देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो हमें अपना अपना इनका दोनों का स्थान है और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इनकी अपनी अपनी कार्यशैली है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो छोटे पैमाने पर हमें उसका रिजल्ट प्रदान करता है, और जो व्यापक अर्थशास्त्र है वो उसका थोड़ा पैमाना बड़ा होता है। और हम ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र से पृथक अध्ययन की आवश्यकता। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें अलग से इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समूहों का अध्ययन करने में असफल रही है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों, वो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल इकाई यानी व्यक्तिगत स्तर पर छोटे पैमाने पर अध्ययन करती है। ऐसी स्थिति में मैक्रो को पढ़ने के लिए हमें माइक्रो का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो इसको समझना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन इसको समझे बिना सिर्फ इसके ज्ञान से अर्थव्यवस्था को कार्यशैली को चलाने में हमें ज़्यादा कठिनाई आएगी, हमें इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा होता है। इस चैप्टर में हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी हमेशा बोर्ड में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस इसके आते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो इसको डिटेल में दिया गया है। उसके बाद हमारा टॉपिक है अवसर लागत, तो वो मैं आपको चैप्टर के शुरुआत से बताती हूँ कि हमारा कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक कर लिया है, हमने आज अपने यहाँ तक पहले जो मैंने कराया था आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कराया फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये 2 पॉइंट कराया है, और आज थर्ड वीडियो में मैं आपको ये 2 पॉइंट करवा दूँ। इस तरीके से बाकी जो 3 पॉइंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी, ये 2 पॉइंट रह जाएंगे आपके। ठीक है, और ये वाला जो है आपके क्वेश्चन हैं। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा। जब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं इसकी रिवीजन भी करेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।